शोना रे शोना रे शोना रे शोना, शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ अगर तुम्हारी टेबल से कोई भी चीज गायब होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसका लुकआउट है? तुम्हारा ना? सर मेरे अलावा इस चैम्बर में आप भी काम करते हैं। मुझे भी पूरा यकीन है देवी जी कि आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। पर क्या तुम डर रहे हो उमाकांत? वो उमाकांत डर रहा है जिसके दिल में, जिसके हाथों में इतनी जान थी कि अक्षय जैसा आदमी भी एक पल में ढेर हो गया। तो आपने ठान ही लिया कि आप इसी तरह अपने आप को तकलीफ देते ही रहेंगे। ये तो जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है बेटी। इसका एक आसान सा इलाज है मेरे पास। क्या? आज के बाद आप भूल जाइए कि मैं आपकी बेटी हूँ। तुम्हारे खिलाफ साजिश रची गई है, इसकी खबर है तुम्हें? साजिश? दरअसल तुम्हारे साइन किए हुए स्टैम्प पेपर्स उमाकांत ने चुराए। What? यस, साथ में रबर के स्टैम्प्स और झूठे डॉक्यूमेंट्स आनंदो बाबू के सामने पेश किया गया ताकि तुम्हारी पोजीशन खराब हो। और हाँ, उन लोगों ने तुम्हारी साइन भी मैच कर दी। यस, इतनी बड़ी साजिश तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये कोई भी सोच नहीं सकता मेरे दोस्त। उमाकांत से इस बारे में मेरी बहस भी हुई और मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये साजिश अक्षय और उमाकांत ने की है। तुम्हें इस चीज की सफाई के लिए आनंदो बाबू के यहाँ जाना ही होगा। मेरा सदमा क्यों ले रहे हैं आप बाबा? मुझे अपनी कमजोरी मत समझिए। मैं आपकी कमजोरी बनकर नहीं, आपकी ताकत बनकर जीना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि मेरी बेटी का घर सुकून से बस जाए, वो खुश रहे, आबाद रहे। अगर ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं आया तब क्या होगा बाबा? आप इसी तरह सदमे से लड़ते रहेंगे। आप सब कुछ किस्मत के हवाले क्यों नहीं करते? जो होगा वो देखा जाएगा। इतना आसान नहीं होता एक बेटी का बाप बनना। दिल को समझाने के लिए कुछ भी कह लो, मगर हकीकत तो हकीकत होती है ना बेटी। तो आपने ठान ही लिया है कि आप इसी तरह अपने आप को तकलीफ देते ही रहेंगे। ये तो जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है बेटी। इसका एक आसान सा इलाज है मेरे पास। क्या? आज के बाद आप भूल जाइए कि मैं आपकी बेटी हूँ। आज के बाद मैं आपका बेटा। फिर देखना आपके सारे सदमे दूर हो जाएंगे। पेंटिंग बनाते बनाते बातें बनाना भी सीख गई हो तुम। सीधा बेटी से बेटा बन गई। बाबा इसी तरह मुस्कुराया कीजिए ना, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। फिर देखना इस घर से सारी बीमारी और सारी दवाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और देखते ही देखते मैं भी एक दिन इस घर से चली जाऊंगी। आपकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ रमेश, और उसे इसका हिसाब देना ही होगा। उसे इस घर से सिर्फ मेरा प्यार नहीं बल्कि सम्मान भी मिला। कुछ कहोगे ना? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं हेम, मगर हालात और समय ने मुझे चुप कर दिया। तुम्हारे इस तरह अचानक गायब होने की वजह से तुम्हारी हेम बेजान सी होकर रह गई थी। जीने की आरज़ू, जीने का मकसद सब कुछ खत्म हो चुका था। रंग तो थे मगर तस्वीर बनाने की इच्छा ही नहीं होती थी। और जब तस्वीर बनाने की इच्छा होती तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या बनाया जाए। अब तुम आ गए हो ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार मेरा भाग्य मुझ पर तब मेहरबान हुआ था जब तुम मुझे मिले थे
आज फिर मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान हुआ, जो तुम लापता होकर भी फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ गए। सर, दो पार्टीज के बीच जमीन जायदाद का केस चल रहा था और रमेश ने अपने मुखालिफ वकील के मुवक्किल को जिताने के लिए हमारे मुवक्किल के बदले एक बोगस आदमी रजिस्ट्रार के सामने खड़ा कर दिया। क्या? और उस बोगस आदमी ने हमारे मुवक्किल के जाली सिग्नेचर्स किए और ये हलफनामा रमेश ने तैयार किया था। तुमने जो कुछ कहा वो सच है, क्योंकि ये पेपर बतला रहे हैं। इसका मतलब है कि रमेश ने फ्रॉड किया है। रमेश ने अपने पेशे से गद्दारी की है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जो भी जैसा भी रिश्ता मेरे लिए आएगा मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँ। मगर बाबा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने आप को संभालिए मेरी खातिर। अरे पापा, कोमला, मैं तुम्हें क्या पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? मैं कह रही हूँ तुम्हारे पति हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं? कहीं उनका कोई दूसरा घर तो नहीं? एक और घर? ऐसा प्रेम कहाँ। कोमला, तुम घर आ गई। तुम्हारे घर आने से मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। इस बार मेरे पति ने मेरा खूब साथ दिया, कुछ नहीं बोले और सीधा चलकर पेपर पर साइन कर दिया और मुझे घर लेकर आ गए। अच्छा कोमला, अब तुम कैसे पढ़ाई करोगी? अपने पति से। ला, तुम्हारे पति काम पर जाएंगे या तुम्हें पढ़ाएंगे? तुमने एक काम करना, वो जो तुम्हारी मैडम थी ना, उन्हें अपने घर बुला लेना, वो आके तुम्हें पढ़ाएगी, है ना? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कल ही उनसे इस बारे में बात करती हूँ। अच्छा कोमला, ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, ये तुम्हारे पति हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, अब नहीं होंगे। अब आप देखना, 10 दिन उन्हें अपने हाथ का खाना खिला खिला कर हीरो बना दूंगी, हीरो। अरे पापा, कोमला, मैं तुम्हें क्या पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? मैं कह रही हूँ तुम्हारे पति हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं? कहीं उनका कोई दूसरा घर तो नहीं? एक और घर? हाँ, मेरा मतलब है एक और पत्नी? बिल्कुल नहीं, मैं मान ही नहीं सकती इस बात। मेरे पति ऐसे नहीं है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मूर्ख औरत है, इससे तो बात करना ही मूर्खता है। मैंने सोच लिया है जोगी कि हमें जितना हो सके बाबा का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी है हमें। यही बात तो मैं तुम्हें महीनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बॉर्दी। अगर तुम उस वक्त समझ जाती तो आज ये नौबत ही ना आती। बॉर्दी प्लीज, रमेश को भूल जाओ और अपने लिए नई राह तलाश करो। आज जो ये सब हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ रमेश है, सिर्फ रमेश। ये बात तो मैंने तय कर ली है जोगी कि मैं रमेश के अलावा किसी से भी शादी करूंगी और बाबा को उनकी खुशियां लौटा दूंगी। रमेश मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, रमेश मेरी खुशी था, रमेश मेरी आशा था। मेरी रचना था, मेरे दिल, मेरे रोम रोम में ही नहीं बल्कि मेरी पेंटिंग्स के हर रंगों में बसा हुआ था। अरमानों के टूटने की आवाज नहीं होती जोगी, मगर जब ये टूटते तो सारा संसार तोड़कर रख देते।
रमेश ने मेरे अरमानों, मेरे सपनों को हकीकत का रूप तो नहीं दिया, बल्कि उन्हें बेरहमी से तोड़ दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है जोगी? कोई किसी को कैसे रुला सकता है? कैसे अचानक किसी की जिंदगी से जा सकता? कैसे कैसे किसी की जिंदगी से खेल सकता? क्या क्या इंसान इतना बेरहम होता है जैसे रमेश है? रमेश बाबा का घमंड था, उनकी आन था। उन्होंने रमेश में एक ऐसा सच्चा इंसान देखा जो उनकी बेटी को जिंदगी भर की खुशियां देगा। रमेश उनकी बेटी को खुशियां तो न दे सका, मगर बाबा को मरते दम तक का गम देकर चला गया। पुलिस आत्महत्या को हत्या का रूप देना चाहती है और हम आखिरी समय तक इसे आत्महत्या ही साबित करते रहे। जिस दिन ये हत्या साबित हो गई उस दिन हम क्या करेंगे? ऐसा प्रेम कहाँ। अनिरुद्ध, हाँ दादा। एक बात पूछनी थी तुमसे। अरे तो पूछो दादा। देखो, मैं एक सफल जज रहा हूं, दूर दूर तक मेरे चर्चे रहे हैं। हाँ, क्या मैं एक सफल पिता भी हूं? दादा अचानक आप? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो तुम। दादा, आप जैसा बाबा और आप जैसा दादा दुनिया में सबको मिले, सबको मिले। नहीं अनिरुद्ध, बस यहां आकर मैं नाकाम हो गया हूं। भाग्य ने यह फैसला मेरे हक में नहीं लिखा, वरना मेरी बेटी हेम मेरे पास आकर यह नहीं कहती कि मेरे लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाबा खुश रहे। ये उसका कर्तव्य था। अपने बाबा के लिए उसने अपना कर्तव्य निभाया दादा। तो फिर मैंने क्या किया और क्या दिया? जो भी हालात पैदा हुए, हेम उससे उभर जाएगी। ऊपर वाला उसके साथ है, बहुत नेक बच्ची है वो। और आपसे यही विनती है दादा, अपने आप को कसूरवार मानकर अपनी सेहत खराब मत कीजिए। ये विनती है दादा आपसे। बाबा, आप फिर शुरू हो गए। हमारे बीच में जो बातें होनी थी वो हो गई। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। फैसला हो चुका है बाबा। और वैसे भी आपने भी अपनी जिंदगी में फैसला सिर्फ एक ही बार लिया है ना, बार बार तो नहीं। तो फिर घर में क्यों? वाह बेटी वाह, क्या बात कही है तुमने, वाह। सुना दादा? बाबा, मैं आपके लिए दलिया बना कर लाती हूँ। आप दलिया खाकर और अपनी दवाइयाँ खाकर सिर्फ आराम करिएगा। हेम बेटी, कुछ देर बैठोगी मेरे पास? एक शर्त पर। मंजूर है। पहले मेरी शर्त तो सुन लीजिए। अरे सुना दे बेटी। ना आप रोएंगे और ना ही मुझे रुलाएंगे। मंजूर है। वादा? पक्का वादा। काका, आप इस बात के गवाह हैं। हाँ बेटी, बिल्कुल, चिंता मत करो।
बेटी अपने बाबा के लिए दी जाने वाली कुर्बानी जरूर हक लाएगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। तुझे ऐसा घर मिलेगा, ऐसी दुनिया मिलेगी, बस तब तक ऊपर वाला मुझे जिंदा। बाबा, आपने फिर से वादा तोड़ दिया। देखा काका? दादा बस अब और नहीं। बेटी तुम जाओ, इनके लिए कुछ खाने के लिए लाओ, वरना ये खुद रोएंगे और हमको भी रुलाएंगे। समझे आप दादा? जाओ बेटी। रोना नहीं आपको। देवी जी, पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं। पूरे 4 घंटे बिठा कर रखा उन्होंने मुझे। बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे थे। तुमने सब संभाल तो लिया ना? जी बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस आखिर चाहती क्या है। पुलिस आत्महत्या को हत्या का रूप देना चाहती है और हम आखिरी समय तक इसे आत्महत्या ही साबित करते रहेंगे। जिस दिन ये हत्या साबित हो गई उस दिन हम क्या करेंगे? हमें जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लेना होगा उमाकांत। अक्षय की हत्या हमने बहुत सोच समझ कर की है। अब रमेश को हम आनंदों की बर्बादी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसकी शादी हेम से करवाकर उसे अपने इशारों पर नचाएंगे। उसे इतना मजबूर करेंगे कि वो हेम को और आनंदों को तड़पाए। अगर फिर भी रमेश न माना तो हम उसे अक्षय की हत्या के जुर्म में फंसाकर फाइल ही बंद करवा देंगे। आनंदों की बर्बादी के लिए फिर कोई और रास्ता तलाश किया जाएगा। आनंदों की बर्बादी तो तय है, वो भी हमारे हाथों। देवी जी, कई दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। आनंदों से आपकी दुश्मनी की वजह? आई एम सॉरी, अगर ये पूछकर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो। अच्छा किया पूछ लिया उमाकांत तुमने। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि इस बेबी का दर्द क्या है। हाँ तो ऐसा करते हैं कि मिष्टी से कहो ना कि आसपास देखकर कहीं तुम्हारे लिए अच्छी सी टीचर का बंदोबस्त कर दे। जो भी पैसा होगा हम दे देंगे। मैं चाहती हूँ कि हेम जी ही मुझे घर आकर पढ़ाए। क्या? ऐसा प्रेम कहाँ। रमेश मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था। रमेश मेरी खुशी था। रमेश मेरी आशा था, मेरी रचना था। मेरे दिल, मेरे रोम रोम में ही नहीं बल्कि मेरी पेंटिंग्स के हर रंगों में बसा हुआ था वो। अरमानों के टूटने की आवाज नहीं होती जोगी, मगर जब ये टूटते तो सारा संसार तोड़कर रख देते। रमेश ने मेरे अरमानों, मेरे सपनों को हकीकत का रूप तो नहीं दिया बल्कि उन्हें बेरहमी से तोड़ दिया। इंसान इतना बेरहम होता है जैसे रमेश है? जा जा।
आज खाने में आपके लिए क्या बनाना है? क्या? आज खाने में आपके लिए क्या बनाना है? कुछ भी बना दो। कुछ कहना था आपसे। हाँ कहो। अब तो मैं महिला निकेतन से भी आ गई और मैंने काफी कुछ सीख भी लिया है। अब मैं अपनी पढ़ाई को और भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छी बात है कमला, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर जिंदगी में काफी कुछ सीख जाओ, ताकि आगे चल के अपने पैरों पर खड़ी हो सको, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने के काबिल बन जाओ। आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे पढ़ाने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। हाँ तो ऐसा करते हैं कि मिष्टी से कहो ना कि आसपास देखकर कहीं तुम्हारे लिए अच्छे से टीचर का बंदोबस्त कर दे, जो भी पैसा होगा हम दे देंगे। मैं चाहती हूँ कि हेम जी ही मुझे घर आकर पढ़ाएं। क्या? हेम वो नौकर है तुम्हारी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हेम को भूल जाओ। लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाती है और अच्छी तरह समझाती है। मैंने काफी कम समय में काफी कुछ सीख लिया है उनसे। कमला तुम बहुत भोली हो, नहीं समझती हो कोई बात को। अरे वो बहुत बड़े घर की है, और तुम नहीं कहा था ना उसके पिता जज हैं? वो यहां तुम्हें पढ़ाने के लिए क्यों आएगी? एक काम करते हैं, हम उनके घर चलते हैं, उनके बाबूजी से भी मिल लेंगे और उनसे बातें भी कर लेंगे। कैसा रहेगा? कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, ना तो ना। हम किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लेंगे। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे हेम जी नहीं है। वो तो खुशी खुशी मुझे घर आकर। कमला तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी कोई भी बात नहीं समझती हो। जब मैंने ना कह दिया तो उसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कुछ हो सकता है। अपनी बेगुनाही साबित करने अगर मैं गया भी तो मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। यार रमेश, अजीब मुसीबत आकर खड़ी हो गई। ये अक्षय भी ऐसे ऐसे जाल बिछाकर गया है कि बस। क्या किया तुम लोगों ने? उसकी क्लिनिक को तोड़कर उसमें आग लगा दी और उसके घर को लूट लिया। उसे कोई चोट तो नहीं पहुंची? नहीं, बिल्कुल नहीं। रमेश बाबू यहीं रहते? जी हाँ। आप कौन? मैं उनका दोस्त उमाकांत। और आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। आप? हमें देवी चौधरानी कहते हैं मिस्टर रमेश। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा।